Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Class 7th Science. Chapter name is Acids, Bases and Salts. आज हम इसका ये आपका 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम 7th क्लास का ये डिस्कस करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I have to give you some introduction about acid, bases and salts. Acids, bases और salts के बारे में कुछ information आपको पता होना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं पहले। अब देखो, substances are categorized as solids, liquids and gases on the basis of physical state. आप लोगों ने बेटा छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हमारे 3 substances जो है, जैसे solid चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ चीज़ें liquid होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी gases फॉर्म में होती हैं। उनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सॉलिड में जो सॉलिड चीज़ आएगी, बिल्कुल मतलब जिसमें बहुत टाइट पार्टिकल्स तो आपके बने हुए होते हैं, बिल्कुल सॉलिड चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड। जैसे आपका फर्नीचर है, वो सॉलिड है। लिक्विड आ गया, आपको कुछ पानी हो गया, मिल्क हो गया, आपका कोई ये आप कंसनट्रेट बनाते हो वो हो गया, वो सारे आपके जो आपके स्कैश वगैरह हो गए, वो सारे आपके शेक्स हो गए, वो आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट कम्स गैसेस फॉर्म। कुछ चीज़ें हमारी गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सो दे कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ग्रुप। ये तो था हमारा फिजिकल स्टेट की बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया सब्सटेंसेस को। कुछ चीज़ों को हम टेस्ट के हिसाब से भी कैटेगराइज कर देते हैं। टेस्ट के हिसाब से कैसे करते हैं? जैसे स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर करते हैं ना। स्वीट मीन्स मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, उसके हिसाब से हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर देते हैं। नेक्स्ट एक आता है हमारा सोरनेस और बिटरनेस इन सब्सटेंसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस। एक हमने किया कि जो चीज़ें हमारी सोरनेस, हम बताते हैं ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ कड़वी है, वो कैसे हमें पता चलता है? वो हमें पता चलता है खा के, अगर उसके बीच में हम एसिड है या बेस है, प्रेजेंस से एसिड के कारण खट्टा है या बेस के कारण खट्टा है। जैसे अगर किसी चीज़ में विनेगर होगा या आपका आप लेमन डाल दो, या आप जैसे ऑरेंज खा लो, सिट्रस फ्रूट खा लो, वो सारे आपके एसिडिक होते हैं, उनके बीच में आपका खट्टापन होता है। ऐसे बिटरनेस में भी होता है, ठीक है। एक और इंडिकेटर है जिससे हमारा एक इंडिकेटर क्या होता है? बेसिकली इंडिकेटर एक वो चीज़ होती है जो आप इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में इंडिकेटर के बारे में। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। इंडिकेटर क्या होता है, वो उससे हमारे को पता चलता है कि किस तरह की चीज़ है, उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक बेस है या वो एसिडिक in नेचर है या बेसिक in नेचर है, वो उन चीज़ों से हमारे को पता चलता है। ये हम आगे आपको चैप्टर में डिटेल में इंडिकेटर का डिस्कस करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दी है, ये सारी डिटेल में डिस्कशन है इस चैप्टर में, ठीक है। सो ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताना था कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हमने करनी है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब नाउ कम्स एसिड्स। मैंने आपको ये बताना है कि चीज़ का खट्टा है या सोर है, सॉरी खट्टा है या बिटर है, सोर है या बिटर है, वो हमारे को कैसे पता चलता है? वो हमें एसिड या बेस की प्रेजेंस से पता चलता है। तो हम सबसे पहले एसिड डिस्कस करते हैं। एसिड्स में देखो, एसिड कहाँ से डिराइव हुआ है? वर्ड एसिड एसर वर्ड से डिराइव हुआ, ACERE। एसर का मतलब क्या होता है? एसर मीन्स सोर, सोर मीन्स खट्टा। एसिड आपका एसर वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब सोर होता है, ठीक है। जो वो चीज़ें जिनका जो खाने में आपको खट्टी लगती हैं, उनमें उनको हम एसिड्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे विनेगर में हो गया, या आपकी कोई भी सिट्रिक फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ों में आपको इनको हम एसिड्स कहते हैं। जिन चीज़ों का टेस्ट खट्टा होता है उनको हम एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन हो गया, कर्ड हो गया, पिकल्स हो गया, एक्सेट्रा। अब लेमन, कर्ड और पिकल्स, इन सब में एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये रूटीन में आप खाते हो, लेमन आप लेते हो ना, लेमन शेक, लेमनेड वगैरह बना के पीते हो, या सैलेड के ऊपर लेमन डाल के खाते हो। या कर्ड तो आप डेली इनटेक हम लोग करते हैं। पिकल्स, अचार हम लोग खाते हैं। तो उन सब में देखो, अचारों में विनेगर के बिना वो नहीं चलता है,
कुछ चीज़ें इनमें खट्टापन के लिए हम डालते हैं, उन जो हम चीज़ें खट्टापन के लिए डालते हैं उसको हम एसिड कहते हैं। और कुछ चीज़ें वैसे ही, जैसे लेमन तो वैसे ही एसिडिक इन नेचर है, कर्ड भी एसिडिक इन नेचर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में आप इनटेक करते हो जिनमें जो हमारी एसिडिक इन नेचर है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो जिनमें नेचुरली एसिड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, उसमें ये आपका लेमन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एसिड्स, पहले आपका ये टेबल देखो, एसिड्स लिखे हुए लेफ्ट साइड पे, सेकंड राइट साइड पे आपको दे रखा है किन किन चीज़ों में फाउंड इन में। जैसे एसिडिक एसिड किस में होता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, जो आपके हनी बी का भी स्टिंग होता है उसके बीच में भी फॉर्मिक एसिड होता है। जब आपको हनी बी काट जाती है, कोई एंड काट जाते हैं, वो बेसिकली फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में इंसर्ट हो कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। इसलिए उसकी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक सोल्यूशन कुछ लगाते हैं। ये आपको आगे जाके इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी, अभी मैं आपको वैसे बता दिया, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स में। जैसे जो आप सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंजेस है, लेमन है, ये सारे जो सिट्रस फ्रूट्स आप खाते हो ना, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किस में? कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में। एब्जॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं, वो आपका आंवला या सिट्रस फ्रूट्स में होता है। टार्टरिक एसिड जिसको हम टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स क्या होता है? इमली। ग्रेप्स या अनराइप फ्रूट्स, अनराइप मैंगोज, वो कैसे जो आपके कच्चे मैंगोज होते हैं ना, रॉ मैंगोज होते हैं आपके, उनमें टार्टरिक एसिड होता है। वो अगर आप खा के देखोगे तो बहुत खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट होता है। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो आपकी इन चीज़ों में आता है। ये आपको वन वर्ड क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आपको आ सकता है, ठीक है। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स की कितनी तरह है? एसिड्स की हमारी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक है और एक मिनरल एसिड्स है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जिनमें नेचुरली जो प्रोड्यूस होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो अपने आप प्लांट्स और एनिमल्स से बन के आते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और मिनरल एसिड्स होते हैं एसिड्स प्रिपेयर्ड विद मिनरल्स, जो हम बनाते हैं मिनरल्स के साथ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। सो नाउ कम्स यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स का यूज क्या है? हम एसिड्स यूज कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, एसिड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज है, क्या जरूरत है हम एसिड्स की? वो कहता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू क्लीन वॉश बेसिन एंड अदर सैनिटरी वेयर्स, इट इज ऑल्सो यूज एज अ रीएजेंट इन लेबोरेटरीज। आपने वो आपके घरों में आप देखो यूज़ करते हो, वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए, सैनिटरी वेयर्स को यूज़ करने के लिए हमारे को एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सा एसिड यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। और ये आपका लेबोरेटरीज में भी रीएजेंट का काम करता है। ये मतलब हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड्स के, ये आपको रूटीन यूज़ में भी यूज़ होता है, डेली यूज़ में आपको घरों में भी हम ये चीज़ों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बताया था। नेक्स्ट कम्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है आपका ऑटोमोबाइल बैटरीज में और इंडस्ट्रीज में। देन कुछ गोल्ड स्मिथ्स भी, मतलब सुनार जो होता है, ज्वेलरी का जो काम करता है, ज्वेलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से वो क्या करते हैं, जो आपकी ज्वेलरी है गोल्ड सिल्वर की, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो आपके पेरेंट्स वॉश करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए वो गोल्ड स्मिथ को देते हैं अगर अपनी ज्वेलरी, तो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रिक एसिड के यूज से उसको वो ज़्यादा एकदम से नया बना देते हैं, शाइनी लुक दे देते हैं। सो एसिड जो है आपका, हमने घरों में भी देख लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपकी ऑटोमोबाइल्स बैटरीज में और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और गोल्ड स्मिथ भी यूज़ करते हैं। नाउ कम्स बेसिस। अब आ रहा है बेसिस। हमने एसिड्स डिस्कस करके हटे हैं डिटेल में, अब हम बेसिस के बारे में बात करते हैं। बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट। जैसे बेटे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने किया था कि सॉल्टी होता है, सोर होता है, बिटर होता है, स्वीट होता है। तो हमने जब एसिड्स डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि एसिड्स में देखो
जो सोर टेस्ट होता है, जिनका खट्टा टेस्ट होता है, इट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर। इन द सेम वे जौन सी चीज़ें बिटर इन टेस्ट मीन्स कड़वी होती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिस होती हैं। ठीक है, एसिड सोर होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं। अच्छा, सेकंड मेन पॉइंट क्या आता है कि जो एसिड बेसिस में जो होता है, दे यू फील सोपी ऑन टचिंग। जब आप उनको हाथ लगाते हो तो जैसे आपको सोप को टच करके थोड़ा लगता है ना, सेम वही फीलिंग आती है कि जैसे आपने सोप को हाथ लगाया। तो बेसिस जो है, बेसिस को टच करने से सोपी फीलिंग आती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे सोप सोल्यूशन होगी, बेकिंग सोडा हो गया। और ये सारे इसके सारे जो आपके बेसिस हैं ये केमिकल नेचर के होते हैं। ठीक है, सो हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं बेसिस के बारे में। एक तो आपको टेस्ट का पता चल गया कि इनका टेस्ट बिटर होता है और इनको हाथ लगाने से सोपी फीलिंग आती है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी सोप सोल्यूशन या बेकिंग सोडा, और ये केमिकल नेचर की हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे जो आपके बेसिस है कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में मिलते हैं। फर्स्ट पहला बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको कहाँ मिलता है? लाइम वाटर में, इसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, देन कम्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका विंडो क्लीनर, जो आप विंडोज़ वगैरह क्लीन करने के लिए सोल्यूशन यूज़ करते हो, उनके बीच में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ये कॉलिन है, ये सब कुछ है, फ्रिज वगैरह साफ़ करना है, कुछ भी इनसे साफ़ करना है, इन सारे चीज़ों में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो और हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे होता है? सोप्स में। जो आप सोप आप बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, जिस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हो, उन सब के बीच में कौन सा बेस होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट कम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है आपको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ये आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आप तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लेते हो। ये आपको घर में नहीं अवेलेबल होता, ये केमिस्ट की शॉप से आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। नॉर्मल इंसान को ये लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही ये लेते हैं। ठीक है, नाउ कम्स एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती हैं? एल्कलीज में बेसिस, एक सबसे पहली बात, एल्कली एक बेस होता है। बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर, जौन से बेसिस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इस चीज़ से क्या समझ आता है आपको कि क्योंकि जौन से बेस पानी में डिजॉल्व होगा तो वो एल्कली होगा। इसका मतलब सारे एल्कलीज तो बेसिस ही होंगे ना, क्योंकि पानी में डिजॉल्व है बेस, तभी वो एल्कली बना। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। कुछ जो तो पानी में डिजॉल्व हो गए उनको तो हमने, जौन सा बेस पानी में डिजॉल्व हुआ उनको हमने एल्कलीज कह दिया, पर जौन सा बेस पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ वो एल्कली नहीं है। इसका मतलब ऑल बेसिस, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, अब मैं आपको इस एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो जिनसे आपका सोप बनते हैं, जो इजीली आप देखो डिटर्जेंट है, सोप है, वो आपका पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। या आपके जो आप विंडो क्लीनर्स वगैरह यूज़ करते हो वो आपके पानी में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस के क्या यूज़ हैं, हम क्यों बेसिस को रखते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, बेसिस का क्या फ़ायदा है हमें। बेसिस आर यूज इन सोप इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड मनी मोर। सोप इंडस्ट्री में आपके साबुन तभी बनेंगे, ठीक है, आपके क्लीनर्स जो है वो तभी बनेंगे अगर आपके उनमें बेस होगा। प्लास्टिक इंडस्ट्री में कईयों को मोल्डिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बेस की ज़रूरत होती है, तब आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और भी बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री एंड मैनी मोर। ठीक है, ठीक है, बेसिस आर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। जब सोप इंडस्ट्री में आया तो फिर सोप आपका क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, तो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए बेस हम यूज़ करते हैं। कई बार अच्छे से हमने ये अपने फ्रिज एंड माइक्रोवेव ये सब चीज़ें भी साफ़ करनी, तो उसके लिए भी हम कई बार बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन कम दे आर ऑल्सो यूज इन रिफाइनिंग। ये रिफाइनिंग के लिए भी यूज़ होता है, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में भी ये यूज़ हो जाता है। एंड इट इज़ यूज इन एंटासिड्स।
एंटासिड्स बेटा डिटेल में इस चैप्टर में आगे है, हम डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे एंटासिड्स का नाम आ गया है। ये बेसिस जो है आपके एंटासिड्स में यूज़ होता है। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आपको अगर एसिडिटी हो गया या आपका किसी एसिड्स का कोई आपकी रेशियो बढ़ गई है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि टेक सम एंटासिड टैबलेट, ठीक है, आपको गैस या एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा। उन चीज़ों में हम एंटासिड्स जो हम यूज़ करते हैं, उन एंटासिड्स में बेसिस होते हैं। बेस होता है, उसके कारण क्या होता है, हमारे को रिलीफ मिलती है और हमें उन चीज़ों से हम ओवरकम कर जाते हैं। इसलिए बेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में अपने आप ही एसिड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के लिए भी बेसिस ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, अब आते ही बारी इंडिकेटर्स की कि इंडिकेटर से हमारे को इंडिकेटर्स का क्या इसमें यूज़ है, क्या पता चलता है, वो देख। अब देखो इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। आपको मैंने बताया एसिडिक और बेसिस, एसिड और बेसिस हमने डिस्कस किए हैं, पर हर चीज़ को हम टेस्ट करके टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट से जो एसिड होता है उसमें सोरनेस होती है, और जो बेसिक होता है या बेस जिसमें होता है वो हमारा बिटर इन टेस्ट होता है। अब ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस। हर चीज़ को आपको टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें जो बहुत डेंजरस होंगी, हार्मफुल फॉर अवर बॉडी होंगी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम हर चीज़ को हम टेस्ट करें। सो उन चीज़ों को टेस्ट, जिन चीज़ों को हम नहीं टेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए हमारा ये इंडिकेटर हमारा एक होता है। इंडिकेटर से हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ एसिड है या वो बेस है। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट में जैसे इसमें लिखा है, इट इज़ सुटेबल टू टेस्ट एज टेस्टिंग एवरी सब्सटेंस इन लेबोरेटरी इज़ हार्मफुल। हार्मफुल होगा ना, हर एक को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमारी जो है एक नया चीज़ बनी है, डैट इज़ इंडिकेटर, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर से आपको कैसे पता चलेगा कि चीज़ में ये वो एसिडिक के नेचर है या बेसिक के नेचर है, उसको पता करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसका कलर चेंज हो जाता है। जिस सब्सटेंस का आप देखोगे, जिस सब्सटेंस को आपने चेक करना है, अगर उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा वो एसिडिक है या बेसिक है। ये मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी हम, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ इंडिकेटर्स की जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, इंडिकेटर्स क्यों, क्या होते हैं, क्या ज़रूरत है हमें। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है इंडिकेटर से क्या ज़रूरत है, तो आपको मैंने ये 2-3 पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं जिसके कारण हमारे को इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। अब है नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स देखो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज नेचुरल इंडिकेटर, अनदर इज सिंथेटिक इंडिकेटर। 2 तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होता है, जैसे आपको नाम से पता चल जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर वो होता है जो नेचुरली हमारे पास आते हैं। नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स को हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपका लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रूज हो गया, ये हमारी नेचुरल है, इनको हमने कुछ नहीं करना, इसका अपने आप पता चल जाता है। ये इंडिकेटर हम आपको पता चलता है कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स है, ये आपको बताते हैं कि चीज़ एसिड है या बेस है। वो कैसे बताएंगे ये डिटेल में इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप का इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो था वो हमारा अपने आप होता है, नेचर से अपने आप मिलता हमें, और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो उनको हमने बनाते हैं लेबोरेटरीज में। जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर है, दीज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और जो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, टर्मरिक, चाइनाज, ये आपके नेचुरल हैं, इसमें ह्यूमन ने नहीं बनाया है। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स में पहली चीज़ आई हमारी लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो लिटमस है वो हमारा कहाँ से आया है।
लिटमस को हमने एक्सट्रैक्ट किया है लीचन से। अब आप अपना रिकॉल करो, फर्स्ट चैप्टर हमने जो किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें मैंने आपको फंगाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया था कि दोनों को सरवाइव होने के लिए एक दूसरे की हेल्प मिलती है। ठीक है, तो उन चीज़ों से हम लीचेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो जो आपके ये क्या कहते हैं इसको, लिटमस जो है ये आपका 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ये सोल्यूशन में भी अवेलेबल है और ये आपका पेपर में भी अवेलेबल है। पेपर स्ट्रिप्स जो होंगी 2 कलर्स में मिलती हैं आपको, ब्लू और रेड, जैसे मैंने आपको पिक में दिखाया हुआ है, ब्लू और रेड, ऊपर रेड है और नीचे ब्लू है। ठीक है, सो जो लिटमस है सोल्यूशन में भी, लिक्विड में भी आपके पास अवेलेबल है और ये आपको स्ट्रिप्स भी आपके पास अवेलेबल है। जो अब ये देखो, अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन होगा, किसी चीज़ में एसिड होगा, तो उस चीज़ में क्या होगा, ब्लू पेपर में अगर आप डालते हो या ब्लू पेपर के ऊपर डालते हो एसिडिक सोल्यूशन, या ब्लू पेपर को डिप करते हो एसिडिक सोल्यूशन में, तो वो ब्लू कलर का पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप उसको रेड को ही डिप करते हो एसिडिक सोल्यूशन में तो वो रेड ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको ब्लू का डालते हो तो वो रेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एसिडिक सोल्यूशन में पेपर जो है, ब्लू पेपर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है। आपको पता चल जाएगा ये सोल्यूशन एसिडिक है। हमने टेस्ट तो नहीं किया ना उसको, हमने सिर्फ वो लिटमस पेपर की हेल्प से, लिटमस सोल्यूशन की हेल्प से हमने देख लिया कि वो जो है हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन है। जब वो ब्लू पेपर आपका रेड में टर्न हो जाएगा, रेड तो रेड में ही रहेगा और ब्लू आपका रेड में टर्न होगा। नेक्स्ट आता है आपकी बेसिक सोल्यूशन। ये थी हमारी एसिड सोल्यूशन में क्या है, वो रेड कलर का हो जाएगा। तो बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, रेड पेपर आपका ब्लू में होगा, रेड नॉर्मल पेपर नहीं, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर में हो जाएगा। और अगर आप ब्लू डालोगे तो ब्लू में ही रहेगा। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में चेंज कलर होगा रेड में और बेसिक सोल्यूशन में चेंज होगा कलर ब्लू में। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा कलर में चेंज होता है और बेसिक सोल्यूशन में कौन से कलर में चेंज होता है। तो एसिडिक में जो है वो रेड कलर में चेंज होगा और बेसिक का आपका ब्लू कलर में चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें अगर आप लिटमस पेपर रेड डाल दो या ब्लू डाल दो, कोई भी डाल दो, तो वो आपका पर्पल कलर में चेंज होगा। ठीक है, अभी डिस्टिल्ड वाटर आपने ध्यान रखना, डिस्टिल्ड वाटर सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है जिसके बीच में कोई मिनरल्स कुछ नहीं होते। ये जो आपका बैटरी वाटर वगैरह होता है वो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू टू ड्रिंक, क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल नहीं होता, राइट। सो अगर आप डिस्टिल्ड वाटर में रेड या ब्लू पेपर को उसमें डिस्टिल्ड वाटर में डिप करते हो तो वो पर्पल कलर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा लिटमस पेपर। अब हम सेकेंड जो आपका नेचुरल इंडिकेटर है वो है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है बच्चे, हल्दी। हल्दी हमारे घरों में यूज़ होती है ना, टर्मरिक का प्लांट लगता है, उससे टर्मरिक हमारे को एक्स्ट्रा निकालते हैं और फिर हमारे को मिलती है। टर्मरिक जो होते हैं वो येलो इन कलर होती है। आपने देखा होगा आपके किचन में आपकी मम्मा यूज़ करती हैं, वेजिटेबल्स में टर्मरिक डालती हैं तो इट इज़ येलो इन कलर। हल्दी जो है येलो कलर की होती है। तो इसमें क्या है, बेसिक की हमने क्या पढ़ा था, बेसिक में जो बेसिक सोल्यूशन मेक्स टर्मरिक रेड, जो आपकी बेसिक सोल्यूशन है वो आपकी टर्मरिक को रेड कर देगी। ठीक है बेटा, इट टर्न्स इनटू रेड। और वैसे आपकी येलो कलर की होती है, पर अगर उसको बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और जब आप टर्मरिक को एसिडिक सोल्यूशन में डिप करते हो तो वो येलो ही रहेगी। एसिड में टर्मरिक येलो ही रहेगी, पर बेसिक में टर्मरिक रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अब देखो, जब आप खाना खा रहे हो, राइट, समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हल्दी सब वेजिटेबल जो है आपके कपड़ों के ऊपर गिर जाती है कई बार कपड़ों के ऊपर, तो वो कपड़े वहाँ से येलो हो जाते हैं। फिर जब आपकी मम्मा उसको वॉश करती हैं तो मम्मा पहले उसको सोप सोल्यूशन में डालती हैं।
अब सोप सोल्यूशन में डालने से क्या होता है, अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। सो इट मीन्स जो सोप सोल्यूशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले कराया, सोप सोल्यूशन बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर है तो बेसिक नेचर में जो आपकी बेसिक सोल्यूशन में अगर आप हल्दी को डिप करते हो तो वो आपकी रेड कलर की हो जाती है, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वो उसको, ये एक इंडिकेटर है जिससे आपको पता चलता है, हल्दी एक आपकी नेचुरल इंडिकेटर है, अगर आप उसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो वो रेड कलर की होती है। समटाइम्स बेटा ये आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप के क्लोथ्स के ऊपर हल्दी का स्टेन पड़ जाता है, टर्मरिक का स्टेन पड़ जाता है, तो वो रेड कलर की क्यों हो जाती है जब आप उसको वॉश करते हो। सो इसमें आपको 3 पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन। आपने क्या मेंशन करना है कि हल्दी जो होती है वो येलो इन कलर है, और जब हल्दी को बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है। जब हम उसको फैब्रिक को वॉश करते हैं, कपड़े को जब हम वॉश करते हैं तब हम उसको सोप में डिप करते हैं। सोप जो है वो बेसिक इन नेचर है, इट मीन्स दैट बेसिक सोल्यूशन में जब हम डालते हैं तो हल्दी जो है वो रेड कलर की हो रही है। सो ये आपका आंसर, आपने इसको ये आंसर देना है, ये 3 पॉइंट्स को आपने मेंशन करना है, देन यू विल गेट गुड मार्क्स, फुल मार्क्स, ठीक है बच्चे। सो दिस इज वाज ऑल अबाउट टर्मरिक। अब हम आगे हमने करना है चाइना रोज, नेचुरल इंडिकेटर नेक्स्ट कौन सा है, चाइना रोज का है। चाइना रोज आपने देखा होगा लोगों के घरों में, हमारी जो किचन गार्डन्स होती हैं घरों में, लोगों के बाहर चाइना रोज इजीली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगा घर के बाहर। जो चाइना रोज की ये जो इंडिकेटर है, चाइना रोज पेटल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये एसिडिक मीडियम में, जब आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये डार्क पिंक या मजेंटा कलर का हो जाता है, और जब आप इसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, एसिड सोल्यूशन में डाला तो डार्क पिंक या मजेंटा, और जब बेसिक में डाला तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है चाइना रोज के बारे में। नेक्स्ट है न्यूट्रल मीडियम्स। अगर कोई न्यूट्रल मीडियम कौन सा है, न्यूट्रल मीडियम में डालते हो तो उसका पिंक हो जाता है कलर, ठीक है बेटा। सो ये हमने पढ़ा है चाइना रोज के बारे में, चाइना रोज एज अ नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स, अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमारे लेबोरेटरीज में बनते हैं, वो ये नेचुरल नहीं है, ये हमारे को बनाने ही पड़ते हैं। हम लेबोरेटरीज में जो बनाते हैं इंडिकेटर्स उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडिकेटर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, फिनॉल फथलीन। फिनॉल फथलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये ऐसा इंडिकेटर है अगर जो आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो ये कलरलेस होगा। ओरिजिनली ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होता है, और अगर आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो तब भी ये वैसा ही सेम रहता है पानी जैसा, और अगर आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है बेटा। अभी देखो इसकी मैंने आपको पिक लगाई हुई है, ये तो ये देखो ये एसिडिक सोल्यूशन, ये फिनॉल्फथलीन है, ये जो आपका ट्रांसपेरेंट है, इसको अब हमने एसिडिक सोल्यूशन में डाला तो ये देखो पानी जैसा ही है, कलर चेंज नहीं हुआ। और अगर हम इसको बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर पिंक हो गया। तो ये इंडिकेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सारे इंडिकेटर्स में कुछ ना कुछ होता है। अगर आप उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो कुछ होगा, बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो कुछ होगा, जैसे हमने नेचुरल इंडिकेटर्स में डिस्कस किया। इन द सेम वे हम अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में देख रहे हैं, तो ये आपको मैंने बताया फिनॉल्फथलीन का, ठीक है। इंडिकेटर पे जाते हैं जो है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हम लैबोरेटरीज में बनाते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनली जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है मिथाइल ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अगर आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो, एसिडिक मीडियम में डालते हो तो ये रेड कलर का हो जाता है, ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में। और अगर आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो ये ऑरेंज से आपका येलो कलर हो जाता है, राइट। तो ये इसी कुछ प्रॉपर्टी है मिथाइल ऑरेंज की, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये जो सोल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। अगर उसका कलर रेड होता है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है, और अगर उसका कलर येलो हो जाता है तो बेसिक सोल्यूशन है। ओरिजिनली इसका ऑरेंज कलर है। ये मैं आपको एक इससे
समझा रही हूँ, अभी आपको मैंने ओरली आपको समझाया, अब मैं आपको इसको एक से वीडियो से समझा रही हूँ। ये देखो, एसिडिक सोल्यूशन ऑरेंज कलर का है, एसिड में डाला तो वो रेड कलर का हो गया और बेस में डाला तो वो ऑरेंज कलर का हो गया। हमने यही चीज़ डिस्कस की ना, पहले वो ऑरेंज कलर का एसिड में डालते ही वो कलर रेड हो जाता है और बेस में डालते ही ऑरेंज का येलो कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी तक हमने इंडिकेटर्स पढ़े, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस के। बेसिकली बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको अगर आप क्वेश्चन आपको डिफरेंस का आ जाता है एसिड और बेसिस में, तभी आपने यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। मैंने एसिड्स और बेसिस को जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज बताए हैं। अब जैसे पहली प्रॉपर्टी आती है टेस्ट की। एसिड आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एसिड जो है सोर इन टेस्ट है और जो आपके बेसिस है वो बिटर इन टेस्ट है। आप उसको हाथ लगा के देखोगे, टच करोगे तो जो एसिड आपको रफ खुरदले से लगेंगे, एब्रेसिव लगेंगे, और जो आपको बेसिस है वो आपको स्लिपरी लगेंगे, सोपी लगेंगे। जैसे सोपी टेक्सचर आता है ना आपका, वो बेसिस में आएगा और एसिड्स में आपका रफ टेक्सचर या एब्रेसिव टेक्सचर आएगा। देन कम्स इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। हमने जब भी अभी डिस्कस किया, लिटमस पेपर पे अगर आप डाल लोगे एसिडिक सोल्यूशन को, वो ब्लू को रेड कर देगा और जो बेसिस पे रेड पेपर को वो ब्लू कर देगा। ठीक है, और चाइना रोज सोल्यूशन के ऊपर क्या हमारा इफेक्ट होता है? चाइना रोज के ऊपर ये जो है, अगर हम एसिड के ऊपर चाइना रोज सोल्यूशन डालते हैं तो वो हमारा डार्क पिंक या मेजेंटा कलर में चेंज हो जाता है, और अगर हम उसको बेसिक सोल्यूशन के ऊपर डालते हैं तो वो आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। देन कम्स इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? एसिड में कोई चेंज नहीं आता, वो येलो का येलो ही रहता है। टर्मरिक येलो कलर की होती है ना, वो येलो का येलो कलर ही रहता है। और जो बेसिक है, बेस में येलो, टर्मरिक पेपर येलो कलर से रेड कलर में चेंज हो जाता है। नाउ ये तो था हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के बिहाफ पे हमने डिफरेंस किया या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए हैं एसिड और बेसिस के। अब जो आती है बारी, वो हमारी आती है सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। अब जैसे फिनॉल फथलीन के ऊपर क्या इफेक्ट है? एसिड का कलरलेस, कोई कलर चेंज नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट ही रहता है, और बेस के ऊपर वो पिंक कलर का हो जाता है। सेम मिथाइल ऑरेंज में एसिड के ऊपर रेड कलर का हो जाता है और बेस के ऊपर येलो कलर का हो जाता है। राइट, या नाउ कम सॉल्युबिलिटी। अब हमने सॉल्युबिलिटी के ऊपर एक डिफरेंस हमने बनाया है। ये मैं आपको मैंने जब आपको बेस करवाया था तब मैंने आपको समझाया भी था। जो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट बेसिस मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। बेसिस हो सकते हैं वो सॉल्युबल हो वाटर में और हो सकते हैं वो ना हो। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि आपने मुझे बताना है जौन से बेसिस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम है उनका। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसका नाम, ये आप बताओगे मुझे इसका नाम क्या है। ठीक है, सो ये आज का होमवर्क ये है आपका। कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर लिख के मेरे को भेजोगे। नाउ कम्स एसिड रेन। अब आती है बारी एसिड रेन की। एसिड रेन क्या होती है? अब देखो, एसिड रेन आपने कभी सुना होगा, आपने कभी देखा भी होगा कि जो शुरू बारिश होती है हमारी, शुरू में कहते हैं बारिश हमारी अच्छी नहीं होती, पर थोड़ी देर बाद में बारिश हमारी अच्छी होती है। सो दिस इज योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है पानी का, बारिश का जो पानी हमारे को मिलता है। बट फॉर द स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए वो हमारा प्योर नहीं होता। अब वो क्यों, वो हम डिस्कस करते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा आता है एसिड रेन का। अब देखो, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स भी छोड़ती हैं और इंडस्ट्रीज भी छोड़ती हैं। ये सारी गैसेस पॉल्यूशन ही है ना, जिसके कारण हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये जब पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ये जो गैसेस जब ये राइज होती हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाके मिलती हैं, अगर हमारी बारिश होती है
हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं है, पॉल्यूशन से भरा हुआ है, गैसेस उसमें हैं। तो जब हमारी बारिश होती है आपकी, तो वो बारिश के साथ जब वो रिएक्ट करेंगी आपकी गैसेस, तो आपकी फिर कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाती है। सो इसलिए जब वो बारिश आती है, जब वो बारिश होती है, तो वो बारिश के ड्रॉपलेट्स उन आपके पॉल्यूटेंट्स के साथ मिल के ये जो एसिड्स बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड, ये सारे एसिड्स आपके नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, राइट। इसको हम एसिड रेन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो स्टार्टिंग की जो आपकी रेन होती है वो आपकी अच्छी नहीं होती, पर बाद में जो रेन होती है, थोड़ी देर बाद में जो रेन होती है, वो आपकी साफ सुथरे एकदम क्लियर वाटर, क्लीन वाटर आता है, उसमें सबसे प्योर वाटर आता है बारिश का, ठीक है। अब ये देखो, जो हमने एसिड रेन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, इसका क्या असर हो रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे ताजमहल है या और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, अब देखो ताजमहल की एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ताजमहल में वाइट मार्बल लगा हुआ था, वाइट मार्बल से बना हुआ है। अब देखो, अब वो वाइट मार्बल से वो कलर उसका चेंज हो गया, वाइट से वो येलो हो गया। वो येलो क्यों हुआ है? क्योंकि उसके पास जो फैक्ट्रीज थी, वो अपनी इंडस्ट्री जो थी, वो अपने गैसेस जब रिलीज करती थी, तो एटमॉस्फेयर से मिलके एसिड रेन जब होती थी, तो वो जब वो मार्बल के ऊपर पड़ती थी, तो वो मार्बल का कलर उसके रिएक्शन के कारण चेंज हो गया। इसी कारण अब जो है वो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री पहले लगी हुई थी, अब उसको बंद कर दिया गया, वहाँ से वो शिफ्ट कर दी गई है। ये सिर्फ ताजमहल के साथ नहीं है, ये बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में यही दिक्कत आई है, ठीक है। ऐसे ही जो आपके एसिड रेन का जो इम्पैक्ट है, वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी बहुत पड़ा है। अब आप देखो, एसिड तो कोई भी है, एसिड जो है इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए, थोड़े आपको चाहिए एसिड्स, बट इन एक्सेस क्वांटिटी वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी ऐसे ही वो डैमेज करते हैं, ठीक है। सो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका एसिड रेन का। अब देखो, हमने एसिड्स डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं, हम बेसिस डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब एसिड्स एंड बेसिस का सब कुछ डिटेल में पढ़ने के बाद में हमने अब न्यूट्रलाइजेशन पे आना है। आपका इस चैप्टर का नाम जो है वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। तो एसिड्स वी हैव डिस्कस्ड, बेसिस वी हैव डिस्कस्ड, बट सॉल्ट्स हमारा रह गया। तो सॉल्ट्स अब हमने डिस्कस करना है, वो हम इस न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखो, जब कोई भी एसिड का सोल्यूशन मीन्स लिक्विड फॉर्म में कोई भी एसिड जो है, जब वो बेस के सोल्यूशन में मिक्स करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं एसिड सोल्यूशन के बीच में, जब हम बेस के सोल्यूशन डालते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड का वो एसिड के इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, और बेस का इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज होता है। दोनों को जब आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, तो वो इन दोनों के मिलने से कोई चीज़ बनती है। वो क्या बनती है? वो हमारा सॉल्ट बनता है, जो हमने इस चैप्टर का लास्ट चीज़ जो हमने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। तो सॉल्ट जो हमने, वो हमारा दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सो अगर आपको एग्जाम में बच्चे ये क्वेश्चन आ गया न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो आप ये पूरी कंप्लीट सोल्यूशन, आपने पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पूरी समझाई है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। तो आपने यही लिखनी है, when solution of acid is mixed with solution of base, they both neutralize each other and form salt. This process is called neutralization. इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब देखो, जब एसिड और बेस की सोल्यूशन आपस में मिलती है, तब सॉल्ट बनता है। तो इसका मतलब जो सॉल्ट होगा, ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, क्योंकि वो दोनों मिले तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर दी। जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर दी, तो उन्होंने नई चीज़ बनाई, दैट इज़ सॉल्ट। वो जो होता है सॉल्ट जो है हमारा, वो बनेगा, वो हमारा न्यूट्रल इन नेचर होगा। यहाँ पे बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपने 6th क्लास में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ी थी ना, जब आपने चेंजेस अराउंड अस में पढ़ा था, तो उसमें हमने केमिकल चेंज में हमने क्या किया था? केमिकल चेंज में यह था, व्हेन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, वन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। सो इट मीन्स
जो न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ, एसिड और बेस जब दोनों कंबाइन हुए तो नई एक चीज़ बनी। कौन सी चीज़ बनी? सॉल्ट बना। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले कि न्यूट्रलाइजेशन फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, चलो इसी चीज़ को आगे मैं समझाती हूँ। अब जैसे नीचे आपको मैंने पहले इसी आप उसमें स्लाइड में देखो, पहले ऊपर वाली इक्वेशन देखो, रिएक्शन दिए हुए हैं, 2 रिएक्शंस दिए हैं। पहले वाला रिएक्शन में देखो, एसिड और बेस जब आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया? एक सॉल्ट बना, एक वाटर बना और एक हीट। वो क्या हुई? एसिड और बेस आपको मैंने बोला मिलके सॉल्ट बनाते हैं। अब वो लिक्विड सोल्यूशन में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वाटर तो बनेगा ही। और अगर आप उस बीकर को हाथ लगा के देखोगे तो वो बीकर गर्म होगा। इट मीन्स कौन सी 3 चीज़ें बनी? एक सॉल्ट आया, एक वाटर आया और एक हीट हुई। ठीक है, इसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, इनके साइंटिफिक नेम्स, इनकी सारी डिटेल्स। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये दोनों एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। वाटर बना और हीट बना, वाटर को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो, सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। ये वो सॉल्ट है जो आप किचन में यूज़ करते हो। मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं, वेजिटेबल्स कुक करती हैं, जो भी चीज़ बनाती हैं, उनमें जब मम्मी जो सा सॉल्ट डालती हैं तो वो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन होती है, सॉल्ट कैसे बनता है, और जो ये एक चीज़ आपको बतानी है, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट में जो सॉल्ट बनते हैं, जो भी सॉल्ट हमारा बनेगा वो ना तो एसिडिक इन नेचर होगा ना बेसिक इन नेचर होगा। वो क्योंकि आपस में जब मिक्स करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो दोनों छोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं। सो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज सॉल्ट, राइट। और ये हमारी हमेशा केमिकल चेंज होती है। आगे अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि न्यूट्रलाइजेशन की क्या क्या एप्लीकेशन। अब ये देखो, फर्स्ट इज इनडाइजेशन। जब इनडाइजेशन होती है, इनडाइजेशन बेसिकली अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कई बार क्या होता है, हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है। इफ़ यू रिकॉल योर सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक में कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। और वो जो मैंने आपको तब मैंने बोला था कि जब हम आगे एसिड एंड बेसिस 5th चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वही पॉइंट मैं आपको अब आपको समझा रही हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिससे हमारी डाइजेशन होती है। पर अगर वो एक लेवल से ज़्यादा कई बार हमारे स्टमक में ज़्यादा बन जाता है, अगर वो ज़्यादा बन जाता है तो उसके बनने से क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? हमारे पेट में पेन होने लग जाती है और समटाइम्स आप देखोगे पेट फूल भी जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली क्या होता है, ये जब हम जो कहते हैं, आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं पेट में गैस होगी, एसिडिटी होगी। सो ये वो चीज़ है, वो चीज़ समझा रही हूँ मैं आपको। अगर आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। तो वो इनडाइजेशन जो है वो कैसे हमारे को उसे छुटकारा मिलेगा, क्या करोगे आप? आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप एक एंटासिड ले लो या आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसके ऊपर पिक लगी हुई है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपको केमिस्ट से मिलता है, या तो आप ये ले लो, इससे आपकी इंडाइजेशन जो है वो ठीक हो जाएगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, या आपको ये एंटासिड ले लो। अब जैसे देखो, नॉर्मली हम घरों में क्या लेते हैं, या जेलोसिल की टैबलेट ले लेते हैं, या हम लोग वो ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली एंटासिड होता ही ना। तो ये एंटासिड होने के कारण इनका क्या होता है कि इनमें आपको इंडाइजेशन जो आपकी गैस की प्रॉब्लम होती है उससे आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये बेटा ध्यान से सुन लो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा एंट बाइट।
एंट बाइट क्या होता है? अब ये देखो पिक में लगा हुआ है, कैंट नॉर्मली हमारे घरों में घूमते हैं ना, कई बार आप देखो घरों में घूमते हैं, या जहाँ पे अगर कोई मिठा गिर जाए, शुगर गिर जाए तो वहाँ पे बहुत घूमते हैं, या नीचे अगर आप शुगर पार्टिकल्स, सॉरी राइस पार्टिकल्स भी पड़े होंगे तभी ये आते हैं। ठीक है, तो एंट बाइट में हम क्या बात करेंगे, ये जब एंट बाइट होती है तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एसिडिक लिक्विड एक ये फॉर्मिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये आप जब काटेगा आपको तो एक एसिड आपके स्किन के अंदर छोड़ देता है, जो एक एसिडिक लिक्विड होता है या फॉर्मिक एसिड होता है। अब वो जब आपकी बॉडी में वो स्किन में छोड़ देता है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ये एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस की एप्लीकेशन करेंगे। सो को अगर हम उसके ऊपर कोई बेस लगाएंगे तो हमारी इसकी जो एंट बाइट का जो इफेक्ट है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, या तो आप मॉइस्ट बेकिंग सोडा रब करो क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या आप कैलामाइन सोल्यूशन जो आपके घरों में आपकी पेरेंट्स मम्मी शायद यूज़ भी करते हो, इलेक्ट्रोकैलामाइन या कैलामाइन सोल्यूशन हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, उनमें जिंक कार्बोनेट होती है, उसको अगर आप उसके ऊपर रब करोगे तो आपका एंट बाइट का जो आपको इफेक्ट हुआ वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड आपका वो हार्म नहीं पहुंचाएगा, एसिड आपका बेस के साथ इफेक्ट रब होके वो न्यूट्रलाइज बन जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहते हैं हनी भी अगर आपको काट ले तो नॉर्मली व्हाट वी से कि आप उसके बीच ऊपर, नॉर्मली पंजाबी फैमिलीज में क्या बोलते हैं, उसके ऊपर मैंगो पिकल लगा दो। मैंगो पिकल लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एसिड तो उसने ऑलरेडी आपकी बॉडी में स्किन में छोड़ा है, और ऊपर से आप देखा जाए पिकल्स में जो है हमारा एसिड ही होता है। सो इट्स बेटर टू यूज़ बेस, उसके ऊपर कोई बेसिक सोल्यूशन लगाओगे तब आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सॉइल ट्रीटमेंट। अब है सॉइल ट्रीटमेंट में क्या है कि आजकल देखो क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो फार्मर्स क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करने से, वो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो यील्ड है वो अच्छी हो, पर अगर वो आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी जो सॉइल का मीडियम है वो एसिडिक बन जाएगा। ज़्यादा एसिडिक बनने के कारण क्या होगा, उसके बीच में जो भी आप प्लांट्स लगाओगे वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो एसिड बन चुके हैं, सॉइल में ज़्यादा एसिड है। सो जब आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तब उसके बीच में आपको कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि आपकी यील्ड अच्छी हो। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या है, आप क्विक लाइम यूज़ कर लोगे या स्लेक लाइम यूज़ करोगे। क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं और स्लेक लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ताकि हमारा एसिड का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपकी सॉइल ज़्यादा बेसिक हो गई है तो उसके बीच में थोड़ा एसिडिक मटेरियल डालना पड़ेगा। एसिडिक मटेरियल डालने के लिए आप ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, उससे आपकी सॉइल जो है वो ना तो ज़्यादा एसिडिक रहेगी ना वो ज़्यादा बेसिक रहेगी, और उसके कारण आपकी जो है यील्ड बहुत अच्छी होगी, आपकी कल्टीवेशन, आपकी क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट क्या है बेटा, आपकी जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, उनमें वहाँ पे एसिड बेस सब हमारे यूज़ होते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो जितने हमारे केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, एसिड्स हमारे यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे वेस्ट जो फैक्ट्रीज़ के वेस्ट में होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल ओनर्स होते हैं, वो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं। वो वाटर बॉडीज़ में छोड़ते हैं तो देखा जाए उसमें बहुत सारे एसिड्स होता है, अगर वो ऐसे ही छोड़ देंगे तो मेन इफेक्ट क्या होगा, जो फिशेस के लिए या और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो उनको इस चीज़ से बचाने के लिए समटाइम्स कुछ फैक्ट्री ओनर्स क्या करते हैं, वो फैक्ट्री वेस्ट को जब वो वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज ऑफ करने लगते हैं, उसको फ्लो करने लगते हैं, तो उससे पहले वो एसिडिक की नेचर है उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं,
कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड करने का क्या फ़ायदा होता है बेटा? जो आपका फैक्ट्री वेस्ट है वो ना तो वो एसिडिक इन नेचर होगा, ना वो बेसिक इन नेचर होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उसके कारण फिर वो वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज ऑफ करते हैं, ताकि जो आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ की सर्वाइवल के लिए कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक फैक्ट्री वेस्ट के ऊपर। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन टूडेज टॉपिक, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।